डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। महिला आरक्षण संशोधन बिल लोकसभा में गिरा, विपक्ष ने कहा हमने संविधान पर हमले को किया नाकाम। अमित शाह बोले बिल का विरोध निंदनीय, ऐतिहासिक मौका गंवाया। ईरान ने किया हॉर्मुज खोलने का ऐलान, ट्रंप बोले शुक्रिया लेकिन नाकाबंदी जारी रहेगी। पश्चिम बंगाल में गर्म हुआ सियासी पारा, सीएम योगी सीमावर्ती क्षेत्र में करेंगे चुनावी सभा, तो हेमंत सोरेन आदिवासी बाहुल इलाकों में टीएमसी के पक्ष में भरेंगे हुंकार। सोनिया गांधी नागरिकता मामले में आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई, फर्जी तरीके से वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का है मामला। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर का रुख करके, जहां लोकसभा में महिला आरक्षण पर सियासी ब्रेक। महिला आरक्षण संशोधन बिल लोकसभा में गिरा, संसद परिसर में एनडीए की महिला सांसदों का प्रदर्शन। मोदी सरकार बिल पास कराने में पहली बार नाकाम, विपक्ष ने कहा हमने संविधान पर हमले को नाकाम किया, बिल का विरोध निंदनीय, ऐतिहासिक मौका गंवाया, बोले अमित शाह। संविधान में संशोधन के लिए पेश किए गए विधेयकों पर लगातार 2 दिन चर्चा के बाद लोकसभा के पास नहीं हो सका। गृह मंत्री अमित शाह और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में इन विधेयकों पर अपने विचार रखे। महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान का 131वां संशोधन बिल सरकार लोकसभा में पास नहीं करा पाई। इसमें संसद की 543 सीटें बढ़ाकर 850 करने का प्रावधान था। लोकसभा में बिल पर 21 घंटे की चर्चा के बाद वोटिंग हुई। उपस्थित 528 सांसदों ने वोट डाले, पक्ष में 298, विपक्ष में 230 वोट पड़े। बिल पास कराने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत थी। 528 का 2/3 352 होता है। इस तरह बिल 54 वोट से गिर गया। 12 साल में के शासन में यह पहला मौका था जब मोदी सरकार सदन में कोई बिल पास नहीं करा पाई। सरकार ने लोकसभा में 3 बिल पेश किए थे। इसमें संविधान संशोधन बिल, परिसीमन संशोधन संविधान बिल और केंद्र शासित प्रदेश कानून बिल 2026 शामिल थे। इससे पहले लोकसभा में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा हमें क्रेडिट नहीं चाहिए, जैसे ही पारित हो जाए मैं ऐड देकर सबको धन्यवाद देने के लिए तैयार हूं। सबकी फोटो छपवा देंगे, सामने से क्रेडिट का ब्लैक चेक आपको दे रहा हूं। वहीं कांग्रेस की तरफ से बोलते हुए प्रियंका गांधी ने कहा जिस तरह असम में उन्होंने मनचाही सीटों का काटा, नई सीमाएं बनाई, उसी तरह यह देश में करेंगे। मौजूदा सरकार जनता की आंखों में धूल झोंक रही है। राहुल गांधी ने कहा कि चुनावी नक्शा बदलने के लिए महिला आरक्षण का सहारा लिया। सच ये है कि जादूगर पकड़ा गया है। बालाकोट, नोटबंदी और सिंदूर का जादूगर पकड़ा गया है। अमित शाह ने बिल गिरने के बाद कहा महिला आरक्षण बिल खारिज करना, उस पर जश्न मनाना, जीत के नारे लगाना वास्तव में निंदनीय व कल्पना से परे है। भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किए जाए। शुद्धि के अद्य दिन मत विभाजन इस प्रकार है। हाँ 298 298, ना 230 230। प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित नहीं हुआ। मान्यवर, यहाँ पर कुछ सदस्यों ने दूसरी भ्रांति फैलाई कि मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण मिले। अरे आता हूं भाई, आता हूं। पहले अखिलेश बैठे हैं तो पहले उनकी बात करूं ना। पहली बेंच पर बैठे देखो। मान्यवर, मैं यहां सरकार की, संविधान की और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की पॉलिसी के बारे में स्पष्ट करना चाहता हूं। भारतीय संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण को स्वीकार नहीं करता है। हमने क्लियरली बोला है कि ये महिला बिल नहीं है। ये हिंदुस्तान का राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है, इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है, उसको बदलने की कोशिश है।
ये हमने रोक दिया है। और मैं अभी कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री से कह रहा हूँ, अगर आप महिला बिल चाहते हैं 2023 का महिला बिल निकालिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन आज से करिए और पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% आपको समर्थन देगा और महिला बिल हम इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन करा देंगे। महिलाओं के आरक्षण की बात नहीं थी, ये देश के लोकतंत्र की बात थी, ये देश की अखंडता की बात थी। हम कभी इससे सहमत नहीं हो सकते कि आप इस महिला आरक्षण को इस तरह से परसीमन से जोड़ें कि वो पुरानी जनगणना पर चले जिसमें ओबीसी शामिल भी नहीं है। तो ये मुमकिन ही नहीं था कि ये बिल पारित हो। मैं मानता हूं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक यशस्वी प्रयास किया और आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा सकता था, पर कांग्रेस का जो एंटी वुमेन अलायंस है, जिस प्रकार से देश की आधी आबादी के साथ विश्वासघात करने का काम पूरे राहुल गांधी एंड टीम ने किया है, मैं मानता हूं कि आज जो एक आधी आबादी को एक बड़ा हक, एक भागीदारी सुनिश्चित करने का दिन हो सकता था, उनके भागीदारी को, उनके हक की मारी कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने किया है। देखिए, बहुत ही शर्मिंदगी भरा जो है ये माहौल है। मुझे लगता है इससे ज़्यादा दुखद और पीड़ादायक आज तक शायद कभी कुछ नहीं हुआ है। और कांग्रेस पार्टी ने, विपक्ष ने जो है हर हद पार कर दी है अन्याय की, और मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं महिलाओं से घृणा की उन्होंने हर हद पार कर दी है। बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां हॉर्मुज स्ट्रेट खुला, कमर्शियल जहाज गुजर सकेंगे। ईरान ने किया ऐलान, ट्रंप ने कहा शुक्रिया। ट्रंप बोले शुक्रिया, लेकिन नाकाबंदी जारी रहेगी। ट्रंप का दावा, ईरान यूरेनियम सौंपने को तैयार। ईरान बोला ट्रंप के दावे में कोई सच्चाई नहीं। पाकिस्तान बोला अमेरिका ईरान समझौते के बहुत करीब। ईरान ने सीज फायर के दौरान हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह खोल दिया है। विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि सभी कमर्शियल जहाजों को गुजरने की इजाजत होगी। यह फैसला लेबनान में सीज फायर के बाद लिया गया। अरागची ने कहा कि इस दौरान जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की जाएगी ताकि समुद्री व्यापार प्रभावित न हो। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर ईरान को शुक्रिया कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि भले ही हॉर्मुज स्ट्रेट खुल गया, लेकिन ईरान पर अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी जारी रहेगी और यह सिर्फ ईरान पर लागू होगी। इस पर ईरान ने चेतावनी दी कि अगर उनके बंदरगाहों पर नाकाबंदी जारी रही तो वह ऐसे सीज फायर का उल्लंघन मानेंगे और हॉर्मुज स्ट्रेट को दोबारा बंद कर देगा। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान अपने एनरिच्ड यूरेनियम का भंडार अमेरिका को सौंपने के लिए तैयार हो गया है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से यह भी कहा कि दोनों देश शांति समझौते के काफी करीब है। उन्होंने कहा अगर यह डील हो जाती है तो तेल की सप्लाई शुरू हो जाएगी और हालात सामान्य हो जाएंगे। ईरान के संसद स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने ट्रंप पर 1 घंटे में 7 झूठे दावे करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ऐसे दावों से ना तो अमेरिका युद्ध जीत पाया और ना ही बातचीत में उसे फायदा मिलेगा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यूएससीसी ने कहा कि नाकेबंदी तब तक जारी रहेगी जब तक राष्ट्रपति ट्रंप इसे हटाने का आदेश नहीं देते। Will be a great and brilliant day for the world because Iran has just announced that the Strait of Hormuz is fully open and ready for business and full passage. But the naval blockade with the greatest navy in the world, from the greatest military the world has ever seen, we built it during my first term. We built it. They said I was crazy. We weren't so crazy, were we? Will remain in full force and effect as it pertains to Iran until such time as our transaction with Iran is 100% complete and fully signed. और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां रूस से अब और तेल खरीद पाएगा भारत। अमेरिका ने प्रतिबंधों में छूट फिर से बढ़ाई। वैश्विक ऊर्जा कीमतों को नियंत्रित करने का प्रयास, 16 मई तक बढ़ाई गई है छूट। वैश्विक ऊर्जा बाजार में उथल पुथल के बीच भारत के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है।
अमेरिका ने रूसी तेल खरीद पर लगी छूट को 1 महीने के लिए बढ़ा दिया है। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया जब पहले इस छूट को आगे न बढ़ाने के संकेत दिए गए थे। अब इस कदम को ट्रंप प्रशासन का बड़ा यू टर्न माना जा रहा है। ट्रंप प्रशासन ने समुद्र के रास्ते रूसी तेल और पेट्रोलियम उत्पाद खरीदने की छूट फिर से बहाल कर दी, जो लगभग 1 महीने के लिए वैध है। यह निर्णय वैश्विक ऊर्जा कीमतों को नियंत्रित करने के प्रयासों का हिस्सा है। अमेरिका ने रूसी तेल खरीदने की छूट अवधि 16 मई तक बढ़ा दी है, जिससे भारत के लिए रूस से तेल खरीदना आसान हो जाएगा। यह फैसला वैश्विक ऊर्जा कीमतों को स्थिर रखने और आपूर्ति सुनिश्चित करने के प्रयासों का हिस्सा है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने देर रात नया लाइसेंस जारी कर बताया कि अब देशों को 16 मई तक समुद्री मार्ग से रूसी तेल को खरीदने की अनुमति होगी। इससे पहले यह छूट 11 अप्रैल को समाप्त हो चुकी थी। हालांकि इस लाइसेंस पे ईरान, क्यूबा और उत्तर कोरिया से संबंधित किसी भी लेन देन को शामिल नहीं किया गया है। इस फैसले का मकसद वैश्विक स्तर पर बढ़ती ऊर्जा कीमतों को नियंत्रित करना है, खासकर ऐसे समय में जब पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर है। तो आपको बता दें कि अब यह निर्णय वैश्विक ऊर्जा कीमतों को नियंत्रित करने के प्रयासों का हिस्सा है। अमेरिका ने रूसी तेल खरीदने की छूट अवधि 16 मई तक बढ़ा दी है, जिससे भारत के लिए रूस से तेल खरीदना आसान हो जाएगा। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीट पर 24 और 29 अप्रैल को होने वाले मतदान से पहले भाजपा हर क्षेत्र में ताकत झोंक रही है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज बंगाल में 2 जनसभा को और एक रोड शो करेंगे। पार्टी के स्टार प्रचारकों में शामिल योगी का यह दौरा रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसमें वो उत्तर से दक्षिण तक फैले 3 जिलों में लगातार कार्यक्रमों के जरिए चुनावी माहौल को उधार देंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री दोपहर 12 बजे कूच बिहार जिले की माथा भंगा विधानसभा क्षेत्र में पहुंचकर भाजपा प्रत्याशी निशीथ प्रामाणिक के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। सीमावर्ती क्षेत्र में भाजपा अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा को इसी दिशा में एक अहम कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। इसके बाद उनकी जलपाईगुड़ी जिले की धूपगुड़ी विधानसभा क्षेत्र में 1:20 पर भाजपा उम्मीदवार नरेश चंद्र राय के पक्ष में जनसभा है। उत्तर बंगाल की इस बेल्ट में पार्टी ने पिछले चुनाव में जो आधार तैयार किया था, उसे और सुदृढ़ करने पर इस बार खास जोर है। तो आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीट पर 24 और 29 अप्रैल को होने वाले मतदान से पहले भाजपा हर क्षेत्र में ताकत झोंक रही है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आज बंगाल में 2 जनसभा और एक रोड शो करेंगे। पार्टी के स्टार प्रचारकों में शामिल योगी का यह दौरा रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसमें वो उत्तर से दक्षिण तक फैले 3 जिलों में लगातार कार्यक्रमों के जरिए चुनावी माहौल को उधार देंगे। वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पे। आनंद, लगातार बीजेपी अपना प्रदर्शन दिखा रही है बंगाल में, जहां भी मतदान होने वाले हैं, तारीखें आ गई हैं मतदान की, और लगातार जिस तरीके से योगी आज रोड शो करेंगे, जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम है, आज जो उनकी चुनावी जनसभा होने जा रही है, और क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बाद अगर किसी की डिमांड सबसे अधिक रहती है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात नहीं, पूरे देश की बात है, जहाँ भी चुनाव होते हैं वहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो डिमांड है वो इतनी अधिक है, और यही कारण है कि एक बार फिर से वो पश्चिम बंगाल के रण में उतरने जा रहे हैं। शनिवार को आज कूच बिहार और जलपाईगुड़ी में उनकी जनसभाएं हैं, और उसके साथ ही साथ जो बांकुरा है वहां पर रोड शो के माध्यम से भाजपा के पक्ष में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माहौल बनाने का प्रयास करेंगे। और जिस तरह से हाल के दिनों में आपने देखा होगा, जिस तरह से चाहे आसाम रहा हो, चाहे अब वेस्ट बंगाल हो, जिस तरह से उनकी जनसभाओं में भारी भीड़ उमड़ रही है, और जिस तरह से कार्यकर्ता उनके आने से उत्साहित हैं, उसे देखते हुए ये दौरे को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बंगाल जाने का असर भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं जमीन पर दिखाई दे रहा है, और यही वजह है कि लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दौरों को, जनसभाओं को वहां पर संबोधित कर रहे हैं वेस्ट बंगाल में।
ठीक है आनंद, आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें योगी 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सीएम योगी बांकुरा में रोड शो करेंगे। सीमावर्ती क्षेत्र में भाजपा अपनी पकड़ मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रही है। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो आ रही है रांची से, जहां पश्चिम बंगाल में सीएम सोरेन की चुनावी सभा। टीएमसी के लिए प्रचार करेंगे सीएम सोरेन और पत्नी कल्पना। आदिवासी बहुल 4 जिलों में सोरेन का चुनावी प्रचार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन आज से टीएमसी के लिए प्रचार शुरू करेंगे। हेमंत सोरेन आदिवासी बहुल 4 जिलों बांकुड़ा, पुरुलिया, झारग्राम और पश्चिम मेदिनीपुर में रैलियां और जनसभाएं करेंगे। जंगल महल के आदिवासी झारखंड से सांस्कृतिक रूप से गहराई से जुड़े हैं। पिछले चुनाव में भाजपा ने यहां पकड़ बनाई थी। अब इसे कमजोर करने के लिए अभिषेक बनर्जी और हेमंत सोरेन ने मिलकर रणनीतिक बनाई है। झामुमो नेता आदिवासी वोटरों को बताएंगे कि भाजपा विरोधी दल एकजुट है। हेमंत सोरेन और अभिषेक बनर्जी की निजी दोस्ती भी इस गठबंधन को मजबूत बना रही है। तो आपको बता दें पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन आज से टीएमसी के लिए प्रचार शुरू करेंगे। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जहां सोनिया गांधी नागरिकता मामला में सोनिया गांधी के खिलाफ दाखिल रिवीजन पिटीशन। सोनिया गांधी के खिलाफ मतदान सूची मामले में सुनवाई। अपनी दलीलें पूरी कर चुका है याचिकाकर्ता। राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। बिना नागरिकता हासिल किए मतदाता सूची में कथित जालसाजी कर नाम शामिल कराए जाने के मामले में सोनिया गांधी के खिलाफ दाखिल रिवीजन पिटीशन पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में सोनिया गांधी की तरफ से जवाब दाखिल कर याचिका को तथ्यहीन, राजनीतिक रूप से प्रेरित और कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया गया। पुनरीक्षण याचिका में भारतीय नागरिकता के बिना सोनिया गांधी का नाम मतदाता सूची में कथित तौर पर अनियमित रूप से शामिल किए जाने के मामले में एफआईआर दर्ज करने और जांच की मांग की गई है। तो आपको बता दें बिना नागरिकता हासिल किए मतदाता सूची में कथित जालसाजी कर नाम शामिल कराए जाने के मामले में आज सुनवाई है। वहीं इस खबर की तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। विवेक, आज सोनिया गांधी के खिलाफ जो दाखिल हुई थी उसकी रिवीजन पिटीशन पर आज मामला है, राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी है। बिल्कुल, जो इस मामले में याचिका करता है विकास त्रिपाठी, उनकी एक रिवीजन पिटीशन है, क्योंकि पिछले साल सितंबर में जो मजिस्ट्रेट कोर्ट थी उसने उनकी जो याचिका थी जिसमें उनका ये कहना था कि सोनिया गांधी का नाम पहले वोटर लिस्ट में डाला गया, फिर हटाया गया, फिर दूसरी बार डाला गया, तो जब उनके पास नागरिकता नहीं थी ऐसे में वो वोटर लिस्ट में कैसे शामिल हो सकती हैं। ये जो भी प्रक्रिया की गई वो प्रक्रिया जालसाजी के थ्रू या धोखाधड़ी से या फोर्ज डॉक्यूमेंट्स के आधार पे की गई। तो इस मामले की जांच की जानी चाहिए और अगर दोषी मिले तो कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है उसने इस याचिका को खारिज कर दिया था। तो विकास त्रिपाठी की तरफ से एक रिवीजन पिटीशन दाखिल की गई। अब रिवीजन पिटीशन में सुनवाई जब हो रही है तो कोर्ट की तरफ से एक बड़ा सवाल उठाया गया कि चूंकि ये मामला काफी पुराना है, तकरीबन आधी सदी बीत चुकी है, अब इस मामले में किसकी जांच होगी। और अभी तक जो कोर्ट के सामने आपके दस्तावेज हैं, क्योंकि जो मजिस्ट्रेट कोर्ट थी उसने इनकी इस मांग को खारिज कर दिया था, तो अब जो रिवीजन पिटीशन दाखिल की गई उसमें कोर्ट की तरफ से ये सवाल उठाया जा रहा है कि सिर्फ सोनिया गांधी के नाम को जोड़ने और हटाने की जो परिस्थितियां हैं उनके बारे में ही आप बता रहे हैं। इसके अलावा आपके पास ऐसी कोई चीज नहीं जिसके आधार पर इस मामले को हम आगे बढ़ाएं। तब याचिकाकर्ता की तरफ से कोर्ट को सेटिस्फाई करने की कोशिश की गई कि चूंकि जो ये नाम उनका डाला गया पहले वोटर लिस्ट में, इसका मतलब कि दस्तावेज रहे होंगे, इसके आधार पर उनका नाम वोटर लिस्ट में डाला गया होगा। और अगर उनका नाम जब उनको नागरिकता मिल गई, नागरिकता मिलने के बाद उनका फिर दोबारा नाम उसमें शामिल किया गया, तो ये दोनों ही परिस्थितियां अपने आप में विरोधाभासी हैं कि किसी व्यक्ति को वोटर लिस्ट में नाम बिना नागरिकता के कैसे मिल सकता है, और जब नागरिकता मिली उसके बाद उनका नाम उसमें शामिल किया गया। तो
तो उन्होंने कोर्ट को सेटिस्फाई करने की कोशिश की कि जो प्राइमा फेसाई उस वक्त की वोटर लिस्ट की दोनों 80 और 83 की वोटर लिस्ट की सत्यापित प्रति हमारे पास है, वो प्राइमा फेसाई ये बताती है कि कहीं न चाहे 80 में या 83 में, दोनों में फोर्जरी किसमें हुई है, वो जो फोर्जरी हुई है उसकी जांच होनी चाहिए। और उसमें एफआई जो प्राइमा फेसाई चीजें दिख रही हैं उसमें यह है कि जरूर जो उसमें पेपर दिए गए उसमें फोर्ज कुछ न कुछ किया गया था, तो इसकी जांच होनी चाहिए। ऐसे में कोर्ट का ये कहना है कि उसमें पहले आपकी तो थी कि लेकिन अब आप ये कह रहे हैं कि इसमें एफआईआर दर्ज की जाए, तो सिर्फ इस आधार पर एफआईआर दर्ज करना थोड़ा कठिन होगा। तो जब 30 मार्च को जब इस मामले पर सुनवाई हुई थी तब कोर्ट ने ये सवाल उठाए थे। आज जब इस मामले पर सुनवाई होगी तो क्या कोर्ट इस पे कन्विंस हो पाएगा कि जो विकास त्रिपाठी की तरफ से ये कहा जाए कि इसकी जांच कराई जाए कि कैसे 80 में एक बार उनका नाम डाला गया वोटर लिस्ट में जबकि वो भारत के नागरिक नहीं थे, जब 83 में वो भारत के नागरिक हुई तब उनका वोटर लिस्ट में नाम डाला गया, तो क्या इस मसले की जांच की जानी चाहिए? ये कोर्ट का कंसर्न होगा। विकास त्रिपाठी को इसके लिए कोर्ट को कन्विंस करना पड़ेगा जिससे कोर्ट ये कहे कि हाँ ये आपका जो पॉइंट है वो वैलिड है और इस पे जांच की जा सकती है, क्योंकि अगर रिवीजन पिटीशन की सक्सेस नहीं होती ठीक है विवेक, ठीक है, आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, बिना नागरिकता हासिल किए मतदाता सूची में कथित जालसाजी कर नाम शामिल कराए जाने के मामले में सोनिया गांधी के खिलाफ दाखिल रिवीजन पिटीशन पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई करेगा। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर चारधाम यात्रा के सफल संचालन के लिए परिवहन विभाग की ओर से भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना की गई। चारधाम यात्रा के लिए सुबह 6 बजे से सभी 30 काउंटरों पर पंजीकरण शुरू हो गया है। विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा को लेकर देवभूमि अब पूरी तरह तैयार है। ऋषिकेश स्थित ट्रांजिट कैंप में यात्रियों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गई हैं। चारधाम यात्रा पंजीकरण प्रभारी प्रेमानंद ने बताया कि सुबह 6 बजे से सभी 30 काउंटरों पर पंजीकरण शुरू कर दिया गया है। इसमें 24 काउंटर ट्रांजिट कैंप में और 6 काउंटर आईएसबीटी में खुले हुए हैं। दोपहर 12 बजे तक करीब 150 यात्रियों ने पंजीकरण कराया। सबसे पहले नेपाल से आए 30 यात्रियों ने पंजीकरण कराया। यात्रा प्रशासन के विशेष कार्यधारी पीपी नौटियाल ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी कर दी गई हैं। एसडीएम ने भी नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक कर साफ सफाई दुरुस्त करने व ट्रांजिट कैंप में कर्मचारियों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। भाजपा मंडल अध्यक्ष मनोज धुआनी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 11 बजे यात्रियों के वाहनों को हरी झंडी दिखाएंगे। ट्रांसपोर्टरों ने कहा कि यहाँ यात्रा के दौरान कई डग्गामार वाहन संचालित होते हैं, इनको रोकने के उपाय किए जाएं। इस पर एआरटीओ प्रवर्तन रश्मि पंत ने कहा कि चारधाम यात्रा के दौरान जिन वाहनों को उसी दिन की टोल पर्ची होगी उनका ही ग्रीन कार्ड बनाया जा रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।